gas molecule is negligibly small as compared to the volume occupied by gas। ठीक है, ये हम लोगों ने अज्यूम किया था, जबकि ये ट्रू नहीं है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड गैस भी कुछ होता होगा, भले ही वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम तो होगा ही। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। ये भी हम लोगों ने अज्यूम किया था कि जो दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कोई भी दो पार्टिकल हो, अगर उसमें मास है तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यही दो रीजन है जिससे जो आइडियल गैस इक्वेशन हो फेल हो जाता है। तो हम लोग आ जाएंगे बेटा रियल गैस पर। तो रियल गैस के लिए वांडर वाल ने सजेशन दिया था, है ना। उन्होंने क्या किया बेटा, वांडर वाल ने जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, जो रियल गैस है, सॉरी जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, उसको मॉडिफाई करके रियल गैस के लिए एलिजिबल किया कि ये जो गैस है ना, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन है, ये कैसे रियल गैस के लिए एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा, तो लिखा हुआ है द जनरल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी इज वैलिड ideal gases only. Van der Waal modified the gas equation by introducing two correction terms. They are for the volume and for pressure. Make the equation applicable to real gas as well. तो ये जो दो करेक्शन है वो दो करेक्शन होंगे बेटा, करेक्शन इन वॉल्यूम एंड करेक्शन इन प्रेशर। तो ये दो करेक्शन किया किसने बेटा, वांडर वाल ने। और ये करेक्शन करते ही जो रियल गैस है ना, वो फॉलो करने लगेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा वांडर वाल्स इक्वेशन, है ना। तो वांडर वाल इक्वेशन में सबसे पहला है टर्म वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया, बहुत ही आसान समझना। तो हमें मालूम है कि जो गैस मॉलिक्यूल है, अगर तुम बात करोगे गैसेस वॉल्यूम का, है ना, तो जहां पर गैस पार्टिकल फ्रीली मूवमेंट कर पाए उस पूरे के पूरे वॉल्यूम को क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर तुमने गैस पार्टिकल को एक कंटेनर में रख दिया तो कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है ना, जहां पर ये गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट कर पाए उस वॉल्यूम बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो अवेलेबल स्पेस होता है गैस मॉलिक्यूल के लिए वही होता है गैस ऑफ वॉल्यूम। लेकिन अगर तुम बात करोगे गैस मॉलिक्यूल का, तो गैस मॉलिक्यूल खुद का कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा। तो गैस मॉलिक्यूल है उसका भी यहाँ पर वॉल्यूम है ना। तो अगर एक गैस मॉलिक्यूल पहले से इस कंटेनर में है तो जो नेक्स्ट गैस मॉलिक्यूल आएगा उसके लिए जो अवेलेबल स्पेस कम हो जाएगा। देखो अगर मान लो यहाँ पर गैस पार्टिकल है तो जो गैस मॉलिक्यूल है अब यहाँ पर जहाँ पर गैस पार्टिकल है वहां पर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जहां पर फ्री स्पेस है, जो फ्री स्पेस है वहीं पर मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो अब फ्री स्पेस कम हो गया, इसका मतलब जो वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करते हैं वो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, उसको तुम बोलोगे वी। यहाँ जो स्मॉल वी है वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो यहाँ पर देखो बेटा वॉल्यूम करेक्शन, लेट द करेक्शन टर्म इज स्मॉल वी, है ना। आइडियल वॉल्यूम यहाँ पर वी आई लिखा हुआ, सो वी आई इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। जो गैस पार्टिकल है, टोटल गैस पार्टिकल का वॉल्यूम यहाँ पर वी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा करेक्शन इन वॉल्यूम। सो नाउ वी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जो स्मॉल वी है, है ना, वो क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना। तो स्मॉल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो V इज इक्वल टू NB। जब प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर हटाओगे, है ना, V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा इतना गैस पार्टिकल होगा, उतना ही वॉल्यूम होगा गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है स्मॉल b। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्मॉल b इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड वांडर वाल्स कांस्टेंट।
ठीक है। सो वी आई इज इक्वल टू वी माइनस एन बी। जो वी आई होगा यहाँ पर, तुमने वी आई लिखा, वी आई दैट इज करेक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है। सो वी आई इज इक्वल टू वी माइनस वी का तुमने क्या निकाला, वी इज इक्वल टू एन बी, तो स्मॉल वी जो तुम एन बी रख दो, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये बेटा, जो स्मॉल बी है, स्मॉल बी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर सिंगल गैस मॉलिक्यूल का रेडियस आर है, तो सिंगल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। तो स्मॉल बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो उसको याद कर लेना, स्मॉल बी का वैल्यू भी, साथ में जो करेक्शन टर्म कैसा है तुम्हें मालूम चल गया होगा। इसका डेरिवेशन नहीं है ना, इसका कोई डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला। तो अब तुम्हें क्या करना होगा बेटा, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, जो तुमने क्वेश्चन बनाया था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम टर्म है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को तुमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम को तुमने रिप्लेस कर दिया v माइनस एन बी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो तुम क्या रखोगे बेटा, v माइनस एन बी। तो यहाँ पर जो कैपिटल वी क्या बेटा, अवेलेबल स्पेस फॉर गैस मॉलिक्यूल, और एन बी क्या हुआ यहाँ पर, जो एन बी है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल। एन बी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बी क्या है, 4 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एन बी क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये जो V आया यहाँ पर, इस V को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल नहीं होगा इस वॉल्यूम में, ठीक है। इसको तुम क्या बोलोगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक बेटा। तो वांडर वाला गैस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है वॉल्यूम का, ठीक है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो V माइनस एन बी, ठीक बेटा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, नोट कर लिया तुम सबने, ओके। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है करेक्शन इन प्रेशर। तो प्रेशर में जो करेक्शन उसको देखेंगे यहाँ पर, करेक्शन इन प्रेशर। तो तुमने क्या अज्यूम किया था बेटा, कि जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये अज्यूम किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। लेकिन जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो जो अप्लाइड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जो कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करने वाला था, मान लो ये गैस पार्टिकल है ना, ये इस पर कोलाइड करेगा, फ्री है, तो यहाँ पर तेजी से जाकर इस कंटेनर पर कोलाइड करेगा और फोर्स पर यूनिट एरिया जाएगा प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर इन गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, तो अब ये जो गैस जो कोलाइड होने वाला है वॉल पर, जो गैस मॉलिक्यूल वॉल पर कोलाइड होने वाला है, उसको पीछे वाला गैस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो अप्लाइड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा। जो प्रेशर है, प्रेशर को पी आइडियल के इक्विवेलेंट बनाने के लिए, क्योंकि प्रेशर अब जो पी तुम मेजर कर रहे हो कम है, जो पी तुम मेजर कर रहे हो कम है, यहाँ तुमने मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है, प्रेशर मेजर करने में तुमने एक मीटर लगा दिया, तो जो प्रेशर मेजर करेगा ये मीटर वो कम होगा, है ना। तो इस प्रेशर को आइडियल प्रेशर के इक्विवेलेंट बनाने के लिए तुम्हें कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टर्म तुम ऐड कर रहे हो क्या है बेटा, ये करेक्शन इन प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर करेक्शन टर्म है। तो ये है क्या बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो P प्राइम है, इसको यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल p, तो मैं इसको स्मॉल p ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्मॉल p हो गया। तो स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n/v होल स्क्वायर, ठीक है। जो करेक्शन इन प्रेशर है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n/v होल स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन इसको हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या मिलेगा, तुम्हें एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ये है कैपिटल स्मॉल a, where small a is constant of proportionality called another van der Waals constant,
एंड हेंस आइडियल प्रेशर जो पी आई क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पर जो पी है तुम ये वैल्यू रख दोगे ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, so pi is equal to p plus an square by v square, where small n is equal to number of moles of real gases, capital V is equal to volume of gas, a is equal to a constant whose value depends upon the nature of gas। तो जो a है बेटा है ना, a का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, जैसे स्मॉल b था, स्मॉल b तुमने वैल्यू निकाला था 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस तुमने निकाला था, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। उस तरह से a का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा। तो जो a है, a क्या किस पर डिपेंड करेगा, अलग अलग गैस पर डिपेंड करेगा। अब तुम गैस को चेंज कर दोगे, दूसरा गैस तुमने नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन के लिए एक वैल्यू कम दूसरा होगा, हाइड्रोजन के लिए दूसरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दूसरा होगा, तो अलग अलग गैस के लिए एक का वैल्यू अलग अलग आए, ठीक है। अरे एक बार वापस समझा दो। कौन बोल रहा है बेटा? सर देवेश। बेटे मैंने अभी भी ज्वाइन किया है। हाँ सर तो ठीक है, कनेक्शन नहीं था बिल्कुल भी। तो क्या करे बेटा, 10 मिनट हो गया है ना। तो एक बार वापस बता दो प्लीज। वापस तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे हो पाएगा, 10 मिनट कैसे बताऊंगा तुमको। देखो यहाँ पर ठीक है बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना। तो टाइम पर बेटा 10 मिनट पहले तुम ज्वाइन किया करो ना, जैसे 4 बजे क्लास है, तुम 4 बजे ज्वाइन करोगे, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा नेटवर्क सही है गड़बड़ है। तुम 4 बजे लैपटॉप ओपन करोगे, लाइट गई हुई थी ना, सब ये भी आई है सर। अच्छा ठीक है, देखो मोबाइल नहीं, मोबाइल पर भी चलता है बेटा, ये मोबाइल पर ही स्टार्ट कर दिया करो। सर मोबाइल पे किया है सर। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, देख लो। अगली बात ध्यान रखना बेटा, है ना, क्लास अगर है तो थोड़ा सा इंतजाम पहले से करना पड़ता है, मेहनत, है ना। ओके देखो यहाँ पर वन डर वाल गैस इक्वेशन क्या है, यहाँ पर ये तुमको डराइव करना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 2 करेक्शन टर्म्स, एक है वॉल्यूम करेक्शन, दूसरा है प्रेशर करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम जब तुम करेक्ट करोगे, देखो करेक्शन टर्म है क्या है एक्चुअली, तो वन डर वाल ने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है प्रेशर को मॉडिफाई किया, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को मॉडिफाई किया। तो प्रेशर जहाँ पे तुम यहाँ पर दूसरा टर्म रखोगे, वॉल्यूम जहाँ पे तुम दूसरा टर्म रखोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन है वो रियल गैस इक्वेशन के लिए वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले चलेंगे करेक्शन इन वॉल्यूम। तो वन डर वाल ने क्या किया कि बोला कि जो गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू v माइनस स्मॉल v। तो यहाँ जो स्मॉल v क्या है बेटा, गैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। अगर तुम यहाँ पर कंटेनर में गैस को रख लिया, तो जो कंटेनर में गैस का भी कुछ न कुछ साइज होगा। तो तुमने क्या अज्यूम किया था कि गैस का साइज नेग्लिजिबल है, लेकिन गैस पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहां पर जो गैस है, गैस पार्टिकल का साइज को तुम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो वी आई इक्वल टू, ये वी आई क्या है बेटा, यहाँ पर ये पी आई वी आई मान लो, ठीक है। जो तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन है इसको पी आई वी आई मान लो, तो यहाँ पर वी आई को रिप्लेस करना है, करेक्शन लाना है वी पे, वी आई में, और करेक्शन लाना है पी आई में। सो वी आई इज इक्वल टू वी माइनस स्मॉल वी, ठीक है। तो स्मॉल वी क्या होगा, वी इज इक्वल टू एन, तो वी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना तुम नंबर ऑफ मोल्स लेते जाओगे उतना ही गैस पार्टिकल बढ़ता जाएगा, है ना। जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो v इज इक्वल टू एन बी, जब तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो v इज इक्वल टू एन बी आ जाएगा। यहाँ पर जो b है उसको तुम बोलोगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और स्मॉल b का वैल्यू होता है, जो स्मॉल b है इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, स्मॉल b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, एंड वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सेकंड टर्म बेटा करेक्शन इन प्रेशर, है ना। तो तुम प्रेशर में क्या क्वेश्चन करोगे, तो जो प्रेशर है, प्रेशर हम लोगों ने क्या जिम किया था, जो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो अगर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वहां पर जो फोर्स होगा, फोर्स इंडिपेंडेंट होगा वहां पर, है ना। जो गैस पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली इस कंटेनर पर फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन अगर इन दो गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल इस गैस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो गैस पार्टिकल है ये वॉल पर कम फोर्स लगा पाएगा, फोर्स नहीं उतना तेजी से लगा पाएगा, ठीक है। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो कम हो जाएगा। उस फोर्स को मेंटेन करने के लिए तुमने यहाँ पर स्मॉल पी प्रेशर अप्लाई कर दिया,
तो यहाँ पर जो करेक्शन प्रेशर है पी आई इज इक्वल टू पी प्लस स्मॉल पी, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल पी क्या है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स, नाउ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होल स्क्वायर, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन बाई वी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो जो स्मॉल पी जहाँ तुम ये रख दोगे, ठीक है। वेयर ए इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड अनदर वांडर वाल्स कांस्टेंट, हेंस आइडियल प्रेशर। तो जो आइडियल प्रेशर होगा पी आई, तो पी आई इज इक्वल टू कैपिटल पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रियल गैसेस, V is equal to volume of the gas, A is equal to small a is constant whose value depends upon the nature of gases, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा प्रेशर, करेक्शन प्रेशर। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या था बेटा, पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो जो करेक्शन प्रेशर था यहाँ पर तुम प्रेशर करेक्शन टर्म रख दोगे, वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम करेक्शन टर्म रख दोगे। तो प्रेशर करेक्शन टर्म क्या है, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन टर्म है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वॉल्यूम करेक्शन टर्म है V माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको तुम क्या बोलोगे, वांडर वाल गैस इक्वेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस एंड आइडियल प्रेशर, आइडियल वॉल्यूम एंड आइडियल प्रेशर, द मॉडिफाइड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज। तो जो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। इसी को बोलते हैं वांडर वाल गैस इक्वेशन। ये क्या है बेटा, ये है वांडर वाल्स गैस इक्वेशन। और ये जो वांडर वाल गैस इक्वेशन है ये रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको। तो तुम्हें यहाँ पर याद क्या रखना है, ये जो हाईलाइट मैंने किया है इस इक्वेशन को, ये याद रखना है। साथ में तुम्हें याद रखना है b का वैल्यू, b इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4। ये है b का वैल्यू। b क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये तुम्हें याद रखना है। इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया होगा, लिख लिया बेटा इसको। यस ऊपर वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ का, स्क्रीनशॉट ले लिया ये वाला, ठीक है। आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं बेटा। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसको पढ़ो बेटा। हाँ बोलो सर। प्रेशर n बाई वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कैसे आया? देखो बेटा, जो गैस मॉलिक्यूल है देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर एक्चुअली ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। देखो n बाई, लेकिन ठीक है जानना जरूरी है तो देख लो। यहाँ पर ये तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है बेटा। तो कंटेनर में एक गैस मॉलिक्यूल है, तो इस गैस मॉलिक्यूल को दूसरा गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो गैस मॉलिक्यूल, मैं इससे ब्लैक वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने डार्क ब्लैक बनाया है। तो यहाँ पर टोटल अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है तुम्हें। जो अट्रैक्टिव फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो अट्रैक्शन है वो मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, मास पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल है उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, है ना। और अगर मान लो यहाँ पर तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर कंटेनर का वॉल्यूम तुमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है दो गैस पार्टिकल के बीच में वो कम हो जाएगा। इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये तो होना चाहिए बेटा, ये समझ रहे हो? यस। तुमने ये वाला गैस पार्टिकल कंसिडर किया और यहाँ पे एक दूसरा गैस पार्टिकल है, ठीक है, एक गैस पार्टिकल यहाँ पर है
और दूसरा गैस पार्टिकल तुमने यहाँ पर कंसिडर किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर यहाँ पर ढेर सारे नंबर गैस पार्टिकल इस तरह से इन सबका अट्रैक्टिव फोर्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर स्मॉल n है, ठीक है, स्मॉल n, और वॉल्यूम तुमने करने के लिए तो यहाँ पर v लिया, तो जो कलेक्शन इन प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n by v। तुमने अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लिया, तुमने एक लेयर लिया, एक साइड तुमने देखा बेटा, इस साइड भी तो होगा यहाँ पर इस तरह से, है ना, इस तरह भी तुमने एक लेयर बना दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर हर एक साइड से देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर होगा, पूरा का पूरा लेयर तुम लेकर चलोगे, ठीक है। सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर, इस तरह से आता है, ठीक है बेटा। यस सर। आगे आ जाते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशंस। 1 mole of SO2 occupies a volume of 350 ml at 300 Kelvin and 50 atm pressure. Calculate the compressibility factor of the gas. यहाँ पर compressibility factor निकालना है। याद है बेटा compressibility factor का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? यस क्या था बेटा compressibility factor? Z is equal to बोलोगे? सर पीवी बाय एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी, पीवी डिवाइड बाई एनआरटी, यही था, है ना। तो अब इसको रख देते हैं जो वैल्यू ऊपर वाला है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड निकल आएगा। तो जेड इज इक्वल टू, कौन अभी ज्वाइन किया? मानस खंडेलवाल, बेटा टाइम पर ज्वाइन किया करो, तुम आधा क्लास बीत गया तब ज्वाइन कर, तुम समझ में आएगा कुछ आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आगे देखो, Z इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाई एनआरटी। तो यहाँ पर प्रेशर तुम रखोगे तो प्रेशर यहाँ दिया गया 50 atm, सो 50 atm प्रेशर रख दिया तुमने, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम यहाँ दिया गया 350 ml, 350 ml डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पीवी डिवाइड बाई एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया गया, आर का वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया 300 केल्विन, ठीक है। तो 300 केल्विन यहाँ पर रख दोगे, ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया, उसको नोट कर लोगे, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नोट कर लो इसको, ठीक है। ये जो वैल्यू है सॉल्व करके यहाँ पर आएगा, सॉल्व होने के बाद आएगा 0.711, नोट कर लो इसको, यहाँ पर दिया गया आंसर। इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे यहाँ पर। एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। Out of ammonia and N2, which will have larger value of A? Ammonia and N2, ठीक है, अमोनिया एंड N2, NH3 दिया गया, दूसरा दिया गया नाइट्रोजन गैस। अब दोनों में कंपेयर करना है तुम्हें A वैल्यू। A क्या है बेटा? A है तुम्हारा वंडर वाल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, मैंने बताया था। तो A को कंपेयर कैसे करोगे? ए को कंपेयर, ए बेटा होता क्या है? ए होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना, तुमने पढ़ा होगा, पढ़ाया था मैंने अभी कुछ देर पहले। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो कांस्टेंट आएगा वहां तुमने ए रिप्रेजेंट किया। अबू बेटा आधे क्लास बाद तुम ज्वाइन करोगे तो समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जब भी मन करे तुम ज्वाइन कर लोगे, फिर जब भी मन करे एग्जिट हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा चीजें, है ना। तो टाइम पर क्लास ज्वाइन किया करो। अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ए रिप्रेजेंट करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बेटा यहाँ पर पोलरिटी पर, पोलरिटी, ठीक है। कितना पोलर मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करेगा बेटा मास पर, ठीक है, कि उसका मास कितना ज्यादा है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, H बॉन्डिंग, ठीक है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा HA का वैल्यू होगा। अगर मान लो पोलरिटी ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और मास भी ज्यादा है तो A का वैल्यू मैक्सिमम होगा यहाँ पर, है ना।
तो पोलैरिटी तुम देखोगे, मास देखोगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे। इन तीनों कंपेयर करके तुम बताओगे एक का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा। अब देखो बेटा, जो N2 है नाइट्रोजन, है ना, N2 की बात करोगे, नाइट्रोजन गैस की बात करोगे, तो नाइट्रोजन गैस क्या है बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, ठीक है। इसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है होगा बेटा, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तुम्हें मालूम है जो पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, है ना। कैसे मालूम चला बेटा नाइट्रोजन नॉन पोलर है? नाइट्रोजन नॉन पोलर कैसे मालूम चला? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर है, वो म्यू आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया था। अगर बात करोगे अमोनिया का, तो अमोनिया पोलर है या नॉन पोलर? अमोनिया बहुत ज्यादा पोलर है बेटा, अमोनिया पोलर है। तो अगर अमोनिया पोलर है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया को अट्रैक्ट करेगा, तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जहां पर जितना ज्यादा अट्रैक्टिव, जितना ज्यादा पोलरिटी होगा, उतना ज्यादा ए का वैल्यू होगा। तो आउट ऑफ अमोनिया एंड N2 विच विल हैव लार्जर ए वैल्यू? किसका होगा बेटा एक वैल्यू ज्यादा? किसका होगा? अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का ए वैल्यू ज्यादा होगा। अगर ये पूछ दे विच वन हैव लार्जर बी वैल्यू, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी किसका ज्यादा होगा? जो स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो तुम यहाँ पर साइज देखते, जिसका साइज ज्यादा होता उसका बी वैल्यू ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज ज्यादा हो जाएगा। जो N2 है, नाइट्रोजन गैस है, उसका बी वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक बेटा। तुम्हें कंपेयर करना है, तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, बस कंपेयर करना है किसका रेडियस ज्यादा होगा। रेडियस ज्यादा हो गया नाइट्रोजन का, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, इसमें देखोगे एक नाइट्रोजन, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा होगा। अगर तुम बात करोगे हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन साइज छोटा है, नेग्लेजिबल है। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो N2 है, N2 का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर N2 का साइज बड़ा है तो B का वैल्यू N2 के लिए ज्यादा होगा। आगे आ जाते हैं सर। जो ए है वो मास पर डिपेंडेंट है, तो मास पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तुम पोलरिटी देखोगे, है ना, पोलरिटी, इसके बाद मास देखोगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, ठीक है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल लिखा, पोलरिटी देखोगे, मास देखोगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी देख लोगे। तो अब देखोगे यहाँ पर जो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है ना बेटा। अमोनिया जो है NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, ठीक है। लेकिन जो गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए मैंने थर्ड प्रायोरिटी रखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है। क्योंकि अमोनिया गैस होगा यहाँ पर। अगर लिक्विड बोलते तो लिक्विड में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और अगर गैसियस स्टेट में अमोनिया है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेग्लेजिबल होगा, लेकिन फिर भी उसको कंसिडर करेंगे थोड़ा बहुत। अगर ये लिक्विड स्टेट में होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे नंबर 1 पर आ जाता, नंबर 1 पोजीशन पर, जहाँ प्योरिटी था वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। आ जाता है यहाँ पर, देखते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को देखो, है ना, यहाँ पे कुछ करना है तुम लोगों को। 2 moles of ammonia occupied volume 5 liter at 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द प्रेशर। कैलकुलेट करो बेटा। ए का वैल्यू दिया गया है, स्मॉल बी का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे यूज क्या करोगे? देखो यहाँ लिखा हुआ गैस ओबेड वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो यहाँ पे तुम प्रेशर कैसे निकालोगे? वान डेर वाल गैस इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। A प्लस, ठीक है, A प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन तुम्हें प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें PV इक्वल टू NRT यूज नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि देखो स्मॉल a का भी वैल्यू दिया गया है, स्मॉल b का वैल्यू भी दिया गया है। तो इन सब वैल्यू को यहाँ रख दोगे। R का वैल्यू क्या रखोगे बेटा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर किसमें दिया गया? प्रेशर अगर तुम ATM में निकालोगे, वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में दिया गया, तो यहाँ पर लिखोगे 0.0821, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर ATM लीटर में आ जाए, ATM में आ जाएगा। करो बेटा, ट्राई करो इसको। पेन लेकर बैठते हो ना बेटा लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने? यस मैम। यस।
तो सॉल्व करो उसको। जिसका आंसर हो जाए बोल देना। सर अप्रॉक्स 15 15 या 50 बेटा? 15 ओके 15 एटीएम तुम बोल रहे हो। और बेटा किसी दूसरे का कितना रहा बेटा? 10.672 10.67 एटीएम। सर 9.3 9.3। तो हम 3 का आंसर आ गया, तो मैं यहाँ पर आंसर जो है मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन रखा हुआ है। तो ये 9.3 थे जिसने बोला था उसका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। किसी ने लास्ट में बोला था 9.33। यहाँ देखो सोल्यूशन में लिखा गया है 9.3 थे। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा 9.33 है। तो कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होगा बेटा, फिर से ट्राई करना, हो जाएगा है ना, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा ना ये आंसर। इसमें आर वैल्यू क्या लेंगे? आर को मैंने लिख दिया है बेटा 0.0821, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। टेम्परेचर टी यहाँ पर 300 केल्विन लोगे, 300 क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 27 मत रख देना यहाँ पर, 300। एन का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा गया है, एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 2 रखोगे 2। ठीक है, हो जाएगा, ट्राई करना घर पर। सर प्रेशर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एटीएम में ही तो आएगा बेटा, कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है। यूनिट देखो यहाँ पर जो सब कुछ तुम रख रहे हो, जो वैल्यू यहाँ पर वो सब एटीएम में तो दिया गया। देखो यहाँ पर एक वैल्यू क्या दिएगा, 4.17 लीटर स्क्वायर एटीएम मोल पर इनवर्स। यहाँ पर अगर तुम बात करोगे आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू भी जो तुमने रखा है 821, ये भी क्या है बेटा, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ओके सर। तो डायरेक्ट यहाँ पर एटीएम में ही आएगा प्रेशर, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हो जाएगा या मैं करके दिखाऊं? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। ये आसान क्वेश्चन करके दिखाने का कोई फायदा नहीं है, तुमने खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो इस पर। यहाँ देखो बेटा, calculate the percentage of free volume available in 1 mole gaseous water at 1 atm and 100 degree Celsius. Density of a liquid H2O at 100 degree Celsius is 0.958 gram per ml. Van der Waals gas equation different forms. ये सब कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? देखो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दिया, van der Waals क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स। इस क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं बेटा, यहाँ पर इनकम्प्लीट है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये लास्ट जो लाइन है वो क्लियर नहीं लग रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप लास्ट में नहीं है, ठीक है। कुछ छूट गया है, यहाँ पर मिस हो गया है कॉपी करते समय। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है यहाँ पर आंसर कुछ दूसरा आ जाए, हम लोग आंसर कुछ दूसरा आ जाए तो मैच नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो अब तक तुमने क्या देखा, अब तक तुमने क्या पढ़ा बेटा? यहाँ पर तुमने 2 चीजें पढ़ा है। पहला तो तुमने देखा करेक्शन इन वॉल्यूम, सेकंड है प्रेशर करेक्शन। 2 करेक्शन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखना है वान डेर वाल गैस इक्वेशन इन डिफरेंट कंडीशन। और तुम कंडीशन को चेंज कर दोगे, जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो है लो प्रेशर, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे हाई प्रेशर, फेयरली हाई प्रेशर, और थर्ड है यहाँ पर वेरी लो प्रेशर।
तो 3 कंडीशन में देखना है वान डेर वाल गैस इक्वेशन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है समझना यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है V इज लार्ज एंड B इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू V। कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर? प्रेशर बेटा लो है, ठीक है, जो प्रेशर है प्रेशर कम है। तो तुम्हें मालूम है अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम टर्म क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो V माइनस एन बी, देखो जो गैस का साइज है तो बढ़ेगा नहीं, जो गैस पार्टिकल है ना उसका साइज उतना ही रहेगा। तो V जो वॉल्यूम यहाँ पर तुमने बढ़ा दिया तो यहाँ जो तुम सेपरेट कर रहे हो तो बहुत ही स्मॉल है ना। तो तुम लार्ज क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तुम सेकेंड टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो B का वैल्यू है, B वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस का वैल्यू कैसे बढ़ा? तुमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो B का वैल्यू नेग्लेजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये मैंने कैसे निकाला यहाँ पे, फिर से दोबारा देख लो, दोबारा चेक करो इसको। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम विल इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हेंस V माइनस एन बी इज सिमिलर टू द V बिकॉज एन बी विल बी, जो एन बी है, एन बी क्या हो जाएगा बेटा? नेग्लेजिबल। इसको तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है, जो स्मॉल b है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो V माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो जो सेकंड टर्म है वहां पे तुम केवल V रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म उसमें तुमने केवल V रख दिया, P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू B। यहाँ पे जो है V रख दिया इज इक्वल टू RT। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो PV प्लस A बाई वी इज इक्वल टू RT। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया बेटा? PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या निकल रहा है? PV इज स्मॉलर देन RT। जो PV का वैल्यू है, PV वैल्यू विल बी स्मॉलर देन RT। तो ये समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ से ये टर्म कैसे आ गया? तो तुम्हें बस केवल ये ध्यान देना है, तुम्हें ये केवल रखना है यहाँ पर जो B है, B विल बी नेग्लेजिबल। ठीक है, तो बस केवल क्या नेग्लेक्ट हो रहा है उसको ध्यान रखो। अगर प्रेशर लो हो जाएगा B इज नेग्लेजिबल, बस इसको ध्यान में रखो, बाकी सब हो जाएगा। तुमने ये ध्यान रखा B नेग्लेक्ट हो गया, बस यहाँ पर B को नेग्लेक्ट कर दो, बाकी सब आता जाएगा आराम से, बस उसको सॉल्व कर जाओगे, आता जाएगा, है ना। याद रखो अगर प्रेशर लो है तो B नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ। N क्यों हटा दिया? बेटा अगर B नेग्लेक्ट हो गया तो N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है ना। अच्छा ये वाला यहाँ पर ये 1 मोल गैस के लिए है। ठीक है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर है ना, ये 1 मोल गैस के लिए है। अगर यहाँ पर N मोल होता तो यहाँ पर N भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ पर N भी लगा सकते हो, स्मॉल n। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर स्मॉल n भी लगा सकते हैं, n स्क्वायर भी होगा। यहाँ पर स्क्वायर कैसे लिखो मैं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, n स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर nRT ये लगा दिया मैंने। ठीक है, बस याद रखो ये क्या नेग्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो इक्वेशन है ये 1 मोल के लिए है, इसलिए यहाँ पर n को हटा दिया है। आगे देखो ये ग्राफ दिया गया है, दिस अकाउंट फॉर द डिप इन PV एज ए P आइसोथर्म एट लोअर प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P, प्रेशर का एक डायग्राम है। काफी क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे Z लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर दिया गया है। ठीक है, ये 0 है और ये प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर Z वैल्यू इंक्रीज होगा, ये 1 यहाँ पर है। अगर Z इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा बेटा? ये आइडियल गैस होगा। ये जो डॉट लाइन क्या होगा बेटा? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग ऐसा हीलियम है और ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अलग अलग गैस के लिए ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखो जब से तुम प्रेशर कम करो, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होने पर देखो जो डेविएशन है, डेविएशन देखो ऊपर जा रहा है ना, ये डेविएशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखो बहुत ज्यादा है, तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डेविएशन बहुत ज्यादा है। अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा?
प्रेशर को डिक्रीज करने पर तो जो जेड वैल्यू है ना, जेड वैल्यू देखो नेगेटिव वाले में चला जा रहा है, नेगेटिव मतलब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वाले टर्म में चला गया। देखो बेटा मैंने बताया था ऊपर जो होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो पार्ट है लाइन का वो होगा पॉजिटिव डेविएशन, जेड इज इक्वल टू 1 के नीचे का जो पार्ट है उसको तुम क्या बोलोगे, नेगेटिव डेविएशन। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, आज वाले नहीं बताया था, लास्ट क्लास में बताया था पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। जहां पर पॉजिटिव डेविएशन है वो क्या होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स वहां पर डोमिनेट होगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव। और जहां पर नेगेटिव वहां पर क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वहां पर, ये भी मैंने बताया था। तो अगर z इज लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर z इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। इसको तुम बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन, तो तुम बोलोगे नेगेटिव डेविएशन। तो मैंने एक बार और रिपीट कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो जैसे तुम प्रेशर को डिक्रीज करोगे, प्रेशर को डिक्रीज करने में क्या होगा, पीवी और कम होता चला जाएगा, जो पीवी है पीवी का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। सो पीवी इज लेस देन आरटी हो जाएगा, है ना। आरटी से डिवाइड कर दो यहाँ पर, पीवी इज डिवाइड बाई आरटी इज लेस देन 1 हो जाएगा। पीवी डिवाइड बाई आरटी क्या होता है बेटा, ये जेड होता है, जेड इज लेस देन 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। अगर तुम प्रेशर को, है ना, प्रेशर को कम करोगे, प्रेशर कम होता चला जाएगा, जेड का वैल्यू भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर प्रेशर कम करने पर जेड का वैल्यू भी कम, और यहाँ पर डिप आ रहा है, देखा है बेटा, डिप दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे की तरफ ग्राफ का पार्ट। इसलिए लो प्रेशर पर अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे तो जेड वर्सेस पी में एक डिप आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। तो देख लिया मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये कैसे मिला तुम्हें, पीवी स्मॉलर देन आरटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। ये टर्म कैसे मिला, पीवी इज इक्वल टू आरटी माइनस ए बाई वी, है ना। इसका मतलब जो पीवी है वो आरटी से क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इसको नोट कर लो, ग्राफ भी बना सकते हो तो बना लेना। ग्राफ वैसे एक बार तुमने बनाया एक बार इसको, ठीक है, बस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेम ग्राफ को। दूसरा कंडीशन है फेयरली हाई प्रेशर, अगर तुम प्रेशर को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, एट हायर प्रेशर, तो प्रेशर अगर तुम लार्ज कर दोगे, लार्ज प्रेशर, तो क्या होगा, जो सेकंड टर्म यहाँ पर है पी माइनस ए वी स्क्वायर, है ना, पी, जो वांडर वाल गैस इक्वेशन है, ठीक है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तुमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अगर फर्स्ट टर्म तुमने इंक्रीज कर दिया, ये वाला प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा बेटा, जो सेकंड टर्म उसको नेगलेक्ट कर दोगे, है ना। अगर फर्स्ट टर्म लार्ज वैल्यू है, आप देखो ये होगा 10,000 माइनस 0.0001, यहाँ कुछ चीजें आइडिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सेकंड टर्म क्या है, इसको तुम नेगलेक्ट कर सकते हो ना, नेगलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, है ना। तो वही क्या हो रहा है, प्रेशर तुमने बढ़ा दिया यहाँ पर, लार्ज प्रेशर के रिस्पेक्ट में ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का वैल्यू कम हो जाएगा, इसको तुम नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसको नेगलेक्ट कर दिया, सो ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया है। यहाँ पर जो इक्वेशन बनाया गया बेटा, एन इज इक्वल टू 1 लिया गया, 1 मोल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन वैल्यू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, एन मतलब यहाँ पर 1 है, मोलर वॉल्यूम के लिए चल रहा है, यहाँ पर 1 मोल के लिए तुम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो। सेकंड टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, तो पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इसको सॉल्व करोगे तो पीवी यहाँ पे देखो, पीवी विल बी ग्रेटर देन आर टी, ठीक है, पीवी विल बी ग्रेटर देन आर टी। तो उससे क्या मालूम चल रहा है बेटा, अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर जेड विल इंक्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरह से पीवी इज ग्रेटर देन आर टी, है ना, आर टी से डिवाइड कर दो, पीवी डिवाइड बाई आर टी इज ग्रेटर देन 1, तो पीवी डिवाइड बाई आर टी क्या है बेटा, जेड, जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जो जेड का वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, ये तुम्हारा है जेड इज इक्वल टू 1 का, है ना, ये आइडियल गैस के लिए आइडियल, है ना। जैसे तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इसका वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, एट वेरी लो प्रेशर,
अगर प्रेशर बहुत कम हो गया, वेरी वेरी लो प्रेशर, ये बिल्कुल ही अलग कंडीशन है। देखो यहाँ पर 3 कंडीशन तुमने देखा बेटा, एक है तुम्हारा लो प्रेशर, दूसरा है हाई प्रेशर, और तीसरा है वेरी वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ सर सेकंड वाले में सर पीवी ग्रेटर देन आरटी कैसे हुआ? यहाँ देखो बेटा, पीवी इज इक्वल टू आरटी प्लस पीबी, मतलब आरटी में कुछ ऐड करोगे तब ये इक्विवेलेंट होगा पीवी के। अगर तुमने यहाँ पर पीवी को सेपरेट कर दिया यहाँ पर, तो आरटी का वैल्यू कम हो जाएगा ना, यस सर। है ना। मतलब आरटी में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तब ये पीवी के इक्विवेलेंट होगा, मतलब पीवी इज ग्रेटर देन आरटी। ओके सर। एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत कम है तो यहाँ देखो दोनों टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एनबी है, एनबी भी कम हो जाएगा, है ना। एनबी है इसको भी तुम नेगलेक्ट कर दोगे, है ना। और यहाँ पर जो एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर है, इसको भी नेगलेक्ट कर दोगे, दोनों को नेगलेक्ट कर दोगे। यहाँ पर दोनों नेगलेक्ट हो जाएगा। एट वेरी लो प्रेशर बी एंड ए बाई वी स्क्वायर बिकम्स नेग्लेजिबल। क्यों नेग्लेजिबल हो गया बेटा ये दोनों? पहला तो अगर v ज्यादा है, v बहुत ज्यादा अगर हो गया तो b माइनस एन बी, सेकंड टर्म तो नेगलेक्ट हो ही जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो तुम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो इसको, है ना। जो सेकंड टर्म उसको वॉल्यूम तुम डिवाइड कर रहे हो, तो जो सेकंड टर्म वाला क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा कि नहीं। सेकंड टर्म को तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है v वो लार्ज हो गया, तो सेकंड टर्म में भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। जिसका मतलब यहाँ पर एन बी नेग्लेक्ट हो रहा है और ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी नेग्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी करेक्शन टर्म है वो नेग्लेक्ट हो गया। तो क्या बचेगा बेटा, पीवी इक्वल टू आरटी बचेगा यहाँ पर, ये तो बचेगा। इसका मतलब एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, अगर प्रेशर बहुत कम है तुम रियल गैस को आइडियल गैस तरह तुम मान सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है V becomes so large so that V and A by V square become negligible and the van der Waals equation reduces to PV equal to RT. This shows why gas approaches ideal behavior at very low pressure. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एक कंक्लूजन निकलेगा, at very low pressure and high temperature gas will behave ideal gas। ठीक है, जितने भी रियल गैस है, रियल गैस क्या होगा बेटा, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लो। एट वेरी, मैं बोल भी दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ। एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस अप्रोचेस टू आइडियल गैस। रियल गैस है, रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। नोट कर लिया? ओके, आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ बोलो सर डिप क्या है? कहाँ पर बेटा, किस सर क्वेश्चन? ऊपर ग्राफ में था डिप। हाँ डिप तो मैंने बताया था बेटा, यहाँ पर देखो ये जो डिप आया था ये वाला ना, डिप इन पीवी वर्सेस पी। तो यहाँ पर जो डिप आ रहा है ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर डिप है ना। ठीक है, तो ये दोनों में होगा, दोनों ग्राफ में? नहीं यहाँ पे तो डिप आ रहा है। यहाँ पर देखो लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ डिप आएगा। यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा होने पर डिप नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर डिप नहीं है, यहाँ पर राइज होगा। देखो यहाँ लिखा राइजिंग पार्ट। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है। लोअर प्रेशर पर डिप आएगा यहाँ पर, है ना। और हाई प्रेशर पर क्या आएगा बेटा, जो कर्व है वो राइज करेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, ओके सर। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट बाद आ जाएगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स। आते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पर, इसको केवल लिख लेना, नोट कर लेना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है। दूसरा है बॉयलिश टेम्परेचर टीबी। तो देखो बेटा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है
RH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, तो कभी कभी यूज करना होता तो इसको यूज कर सकते इस इक्वेशन को। आ जाते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? टीबी। बॉयल्स टेम्परेचर को टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया, दोनों पॉइंट को लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज द गैस लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको बॉयल्स टेम्परेचर को यहाँ डिफाइन किया गया है। देखो बेटा ये है क्या, है ना, यहाँ पर देखो जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, एक ग्राफ दिया गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ दिया गया है। एक्चुअली ये ग्राफ ये वाला नहीं होना चाहिए, ग्राफ गलत है, दूसरा ग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जो ग्राफ होना चाहिए बेटा वो ग्राफ है नहीं, यहाँ पर दूसरा ग्राफ आ गया है गलती से, एनसीईआरटी में वो ग्राफ है। ठीक है, देख लेना तुम, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड वर्सेस प्रेशर पी। ठीक है, यहाँ पर डॉटेड लाइन इस तरह से दिया गया है। तुमने यहाँ पर एक गैस ले लिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के लिए तुम यहाँ पर जेड वर्सेस पी तुम ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? पीवी डिवाइड बाई आर टी होता है जेड इज इक्वल टू, अगर 1 मोल तुमने नाइट्रोजन गैस लिया तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो तुम टेम्परेचर ले रहे हो, टेम्परेचर तुम अलग अलग लो। ठीक है, यहाँ पर तुम अलग अलग टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस के लिए तुम ड्रॉ करोगे। तो अगर टेम्परेचर कम है, लोअर टेम्परेचर पर बात करोगे, अगर टेम्परेचर कम है तो दो गैस मॉलिक्यूल उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। कैसे? लोअर टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। कैसे? कोई बताएगा? देखो बेटा, अगर तुम टेम्परेचर को कम कर दे रहे हो तो जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी कम, मतलब वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मूव नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा? पास पास रहेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस वो कम रहेगा, कम होना तो कम रहेगा, ज्यादा होना तो ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा मूव नहीं करेगा। अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा तो एक गैस पार्टिकल के पास दूसरे गैस पार्टिकल के सामने, यहाँ पर देखो 2 गैस पार्टिकल है ना, इसके बीच में जो अट्रैक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, है ना, ज्यादा देर तक एक दूसरे सामने रहेंगे यहाँ पर, तो इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा तुम ये भी बात कर सकते बेटा, जो टोटल एनर्जी होता है E, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होना चाहिए, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। इसका मतलब 2 गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना हो, लिक्विड स्टेट में लाना हो, उसको ठंडा करते हो, कूल करते हो, है कि नहीं बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? अगर गैस को इवेपोरेट करना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, गैस यहाँ पर ब्लास्ट करके निकल जाएगा सिलेंडर के अंदर से। ठीक है, और अगर गैस को लिक्विफाई करना है उसको ठंडा रखते हो, कूल करते हो उसको। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, मतलब कि जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ रहेगा। अगर लोअर टेम्परेचर बात करोगे तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा नाइट्रोजन गैस के बीच, जो N2 गैस है यहाँ पर, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो यह टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ टेम्परेचर मैंने T1 ले लिया है ना, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगा इस तरह से, है ना। इस तरह से अगर रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो जो डिप है वो क्या होगा बेटा? कम होता चला जाएगा, क्योंकि जितना नीचे कर्व होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। जितना ऊपर चला जाएगा कर्व उतना अट्रैक्टिव फोर्स कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम नाइट्रोजन गैस के लिए बना रहे हो अलग अलग टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये T3 है, ये T4 है। देखो बेटा यहाँ पर जो सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है? T1 ज्यादा है या तुम बात करोगे T1, T2, T3 और T4 का, तो क्या ऑर्डर आएगा बेटा टेम्परेचर का?
यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है दैट इज लेसर देन T2 है ना, एंड T3 इज स्मॉलर देन T4। ये तो है रिलेशन बेटा। लोअर टेम्परेचर अगर समझे तुमने कम किया है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, डिप ज्यादा आएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे डिप कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन मिला, जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, है ना। सर नीचे जाने में अट्रैक्टिव फोर्स क्यों बढ़ रहा है? नीचे जाने पर क्या नीचे जा रहा है बेटा, टेम्परेचर कम करने पर। सर जेड टेम्परेचर वैल्यू 1 से कम क्यों हो रही है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने पर? अट्रैक्टिव मैंने बताया था कि जो ग्राफ है, ग्राफ में दो रीजन होता है, एक होता है जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और जेड इज लेस देन 1, जेड इज लेस देन 1। तो जेड इज लेस देन 1 मतलब क्या होता है बेटा, वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, अट्रैक्टिव। जेड इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा बेटा, वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस सर। तो अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे तो देखो यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जहां पर जो नाइट्रोजन गैस है वो इस जेड इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो डॉट लाइन है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 है। तुम्हें एक ऐसा टेम्परेचर जरूर मिलेगा जहां पर ये कर्व जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर चला जाए एक वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तुम कंसीडर करो, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ कलर, यहाँ से तुम देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक बेटा। यहाँ से यहाँ तक का रीजन देखो, केवल इस प्रेशर रीजन को देखना है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर रीजन वहां देखो। तुम्हें जरूर कोई ना कोई टेम्परेचर मिलेगा जहां पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, और जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा उसी टेम्परेचर तुम बोलोगे बॉयल्स टेम्परेचर टीबी, ठीक है। वही दिखा गया बेटा यहाँ पर नंबर 1 पर, टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज द गैस लॉ ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? बेटा बहुत मेहनत लगा इसको बताने में, हाँ समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट 2 पर आते हैं, पॉइंट 2 पर, गैस विच आर इजिली लिक्विफाइड हैव ए हाई बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइल्स टेम्परेचर। तो जो गैस बेटा इजिली लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है, उसका बॉइल्स टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर दिया गया है। तो जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन क्या हो गया, एक मिनट, आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गैस दिया गया है ऑक्सीजन, देखो बेटा ऑक्सीजन का क्या है, 46 टीबी जो वैल्यू ऑक्सीजन का 46 केल्विन है। ऑक्सीजन को इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये 46 है। जो हीलियम है, हीलियम को इजीली लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा है 26 केल्विन। तो ये 2 पॉइंट इसको नोट कर लेना। नोट कर लिया? यस सर। तो जो बॉयल्स टेम्परेचर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालोगे? बॉयल्स टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है टीबी, टीबी को कन्वर्ट किया गया A/RB, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर टीबी इज इक्वल टू A/RB के इक्विवेलेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ TI। तो ए क्या है यहाँ पर बेटा, ए यहाँ पर है वांडर वाल गैस कांस्टेंट, स्मॉल बी क्या है, ये भी वांडर वाल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है A and B आर कॉल्ड वांडर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। तुमने ऊपर पढ़ लिया ए बी क्या होता है। आर है गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू है, तुम्हें मालूम है क्या कितना होगा। तो यहाँ से टीबी निकल आएगा, ठीक है। तो टीबी इज इक्वल टू A/RB, और एक दूसरा टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। टीबी टेम्परेचर का जो हाफ होगा, जो टेम्परेचर तुमने यहाँ लिए निकाला टीबी टेम्परेचर, ठीक है, टीबी टेम्परेचर का हाफ क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर उसको बोल देते हैं। हाफ टू द बॉयल्स टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है तुम्हें मालूम चल गया।
ये बॉयल्स टेम्परेचर का हाफ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाते हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पर। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। Yes. देखो बेटा, जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उसको अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर स्टडी में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे केवल फॉर्मूला लिखवा दिया इन्वर्जन टेम्परेचर का, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा फोकस मत करना, बस इसका वैल्यू याद रख लो। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है इसको अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं आगे, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोगों को 3 क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़ना है। ये एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो जो पहला क्रिटिकल कांस्टेंट है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा क्रिटिकल कांस्टेंट है क्रिटिकल प्रेशर, थर्ड है क्रिटिकल वॉल्यूम। तीनों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। वो आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ने के बाद ही हम लोग पूरा खेल समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है बड़ा सा, जो समझ में अभी नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूं और मैं अपना खुद का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। तो फिर बाद में इस ग्राफ को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ग्राफ है क्या। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ एक्सिस। तो देखो बेटा, यहाँ पर है प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम। तो पीवी डायग्राम यहाँ बनाना है तुम्हें, पीवी डायग्राम। ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो पीवी डायग्राम तुम्हें बनाना रियल गैस के लिए। इसके लिए बनाना है बेटा रियल गैस के लिए। अगर तुम बात करोगे आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए पीवी डायग्राम कैसा होता है, याद करो बॉयल्स लॉ, है ना। बॉयल्स लॉ तुमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया था, क्या आया था उसका शेप बेटा। तुम बात करोगे बॉयल्स लॉ में, है ना, बॉयल्स लॉ में तुमने पीवी डायग्राम बनाया था, वो क्या था बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब तुम्हें पीवी डायग्राम बनाना है रियल गैस के लिए। तुम्हें मालूम बेटा कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेव तरह शो नहीं करेगा, आइडियल गैस नहीं होगा बेटा, वहां पे कुछ न कुछ डेविएशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पीवी डायग्राम तुम बनाओगे। अगर तुम बात करोगे बॉयल्स टेम्परेचर का, सॉरी बॉयल्स लॉ में, तो जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहाँ टेम्परेचर T1 है, फिर यहाँ टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T3 है। जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे उसे ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट होता चला जाएगा, है ना। ये भी तूने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में। इस तरह से पीवी डायग्राम इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो ग्राफ है राइट हैंड साइड शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं इस पीवी डायग्राम में। तो अब यहाँ पर ये तुम्हारा रियल गैस है, तो रियल गैस डेविएट करेगा, है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। तो मान लेते हैं कुछ दूर इस तरह से फॉलो किया, फिर नहीं फॉलो किया, इस तरह से आ गया ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेविएशन इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर डेविएट, देखो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला न बनकर यहाँ पर क्या बना बेटा, इस तरह से डेविएशन हुआ है ना। तो अब देखो क्या होता है, जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तुमने पढ़ा है एट हायर टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स आइडियल गैस बिहेवियर, है ना। रियल गैस शोज आइडियल गैस बिहेवियर। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे जो ग्राफ है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, और जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से यहाँ पर ग्राफ आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर तुमने यहाँ बनाया, ये टेम्परेचर T1 T2 T3 ये जो टेम्परेचर है ये हायर टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर जो रियल गैस है, रियल गैस, है ना, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पर जैसे तुम टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर कम करने पर यहाँ पर डेविएशन होता चला जाता है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत डेविएशन आएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर डेविएशन थोड़ा सा दिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, तो फिर और डेविएशन तुम्हें दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डॉट लाइन है इसके अंदर तुम्हें डेविएशन दिखाई देगा। तो ये डॉट लाइन क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे कम टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, ये टेम्परेचर सबसे कम होगा। अगर तुम मुझसे बात करोगे यहाँ पर तो T1 T2 T3, ये Tn है, जो Tn है सबसे कम स्मॉलेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर होगा। और यहाँ पे देखो जो डेविएशन, बहुत ज्यादा डेविएशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने लास्ट टेम्परेचर Tn बनाया है, इस Tn के लिए इस कर्व को मैं थोड़ा सा अनोटेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नोटेशन मैं यूज करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ, ए से बी हो गया, ये बी से सी हो गया, और ये सी से डी हो गया। तो यहाँ पर तुमने टोटल 4 पॉइंट्स लिया, ठीक है, जहाँ पर डेविएशन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को रियल गैस बिहेवियर पढ़ना है। तो जहाँ पर डेविएशन हो रहा है ना, वहां पर हमने 4 पॉइंट लिया, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए से बी देखो क्या हो रहा है, ए से बी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। और तुम प्रेशर की बात करोगे यहाँ पर, तो प्रेशर क्या बेटा, यहाँ देखो जो प्रेशर है कम है कि नहीं प्रेशर, ए से बी की तरफ तुम जा रहे हो, ए टू बी। यस सर। और तुम्हें मालूम है कि लोअर प्रेशर पर, एट लोअर प्रेशर रियल गैस बिहेव्स आइडियल गैस, ये भी मालूम है तुम्हें। यस सर। तो यहाँ पर से ए से बी का जो पार्ट है, ए टू बी पार्ट है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये रियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ पार्ट होगा। सर वो ठीक तो है। वेरी वेरी लो प्रेशर पे होता है ना, तो यहाँ पे बहुत कम होगा प्रेशर। ओहो, ऊपर देखो, ऊपर मैंने लिखवाया था, अगर वेरी लो प्रेशर है तो वहां पर क्या होगा, PV इक्वल टू RT, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ देखो प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे जाओगे 0 ही तो है, वेरी वेरी लो प्रेशर से बोलोगे, तो यहाँ पर रियल गैस होगा, ठीक है। तो ए से बी तुम्हारा क्या होगा, लगभग लगभग गैस स्टेट में तुम्हारा गैस है, और ये बिहेवियर ऑलमोस्ट रियल गैस बिहेवियर है। अगर बी से सी की तरफ जा रहे हो, बी टू सी, देखो जो बी टू सी रीजन है, यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर है, वो जो प्रेशर जो का जो चेंज है बेटा नेग्लेजिबल है। बी में जो प्रेशर है वही सी में प्रेशर, देखो जो प्रेशर है बेटा कांस्टेंट है बी टू सी, लेकिन देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम में लार्ज चेंज आ रहा है, चेंज दिख रहा है बेटा, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम तुरंत डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे तुम वॉल्यूम कम करते चले जा रहे हो, वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। समझ में आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो गैस है वो लिक्विफाई हो रहा है, तुमने प्रेशर बढ़ाया है ना, जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो गया। तो बी से सी जो रीजन है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर तुम्हें गैस भी मिलेगा, गैस प्लस लिक्विड मिलेगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। गैस और लिक्विड बी टू सी दोनों रहेगा बेटा। कैसे मालूम चलेगा यहाँ पर कि गैस भी है लिक्विड भी है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड तुम प्रेशर अप्लाई करोगे लिक्विड के ऊपर, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा लिक्विड का, लिक्विड के ऊपर तुम प्रेशर अप्लाई करो, क्या वॉल्यूम में अप्रिसिएबल चेंज दिखाई देगा, नहीं ना। नो सर। अगर तुम गैस के ऊपर, अगर तुम यहीं पर गैस होता, अगर गैस तुम कंप्रेस करो तो वॉल्यूम तुरंत में डिक्रीज होता दिखाई देगा गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लिक्विड और गैस दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड भी होगा गैस भी होगा। और यहाँ पर C2D देखो, यहाँ पर तुमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया है ना, C2D जो पूरा का पूरा जो तुम्हारा देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर तुमने प्रेशर लार्ज प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा तुमने प्रेशर अप्लाई किया, देखो यहाँ से C2D है ना, वॉल्यूम में जो चेंज है नेग्लेजिबल है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा गैस है यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में आ गया है, लिक्विड, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। देखो इसी तरह से एक कर्व देखो यहाँ दिया गया ABCD है ना, A to B, B to C, C to D। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग रीजन दिख रहा होगा, फर्स्ट रीजन, B to C सेकंड रीजन, C to D थर्ड रीजन, है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव, यहाँ तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, जो लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करो, ये हो जाएगा T2 टेम्परेचर, इसको मान लो ये हटा देते हैं टेम्परेचर यहाँ पर T1 T2,
यहाँ से स्टार्ट करो, T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर है। जैसे तुम इसको हीट करोगे तो जो लिक्विड प्लस गैस वाला रीजन है ये कम हो जा रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर जो रीजन है ये क्रेटो रीजन, देखो है ना, ये कम होता चला जा रहा है कि नहीं? ऊपर देखो, है ना। और आगे जाओगे तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो इस ग्राफ में केवल एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टीसी टेम्परेचर। तो ये T1 है, T2 है, T3 है, ये T4 है। और इसके आगे जो टेम्परेचर है TC है, ये टेम्परेचर इसको मैं T5 बोल रहा हूँ, T5, ये टेम्परेचर है T6, ठीक है। T5 ये हो गया T6, ओके। तो अब इसके ऊपर देखो जो T5, T6, T7, T8 टेम्परेचर है, T7, T5 है ना, ये T7 हो गया। तो इसमें कहीं पर भी प्लेटो रीजन दिख रहा है बेटा? जो हायर टेम्परेचर वाला ग्राफ है इसमें कहीं पर भी लिक्विड प्लस गैस इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन कहीं पर दिख रहा है? इन सब गैस में नहीं दिख रहा है ना। फर्स्ट टाइम ये जो प्लेटो रीजन है, जो फ्लैट रीजन है, वो टीसी पर अपीयर हो रहा है। जब तुम और कूल करोगे गैस को तो T4 पर जो प्लेटो रीजन और बढ़ जाएगा, है ना, T4, T5, T6 तरह बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं इस ओरिजिनल ग्राफ पर, आते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, यहाँ दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये CO2 गैस के लिए बनाया गया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये हायर टेम्परेचर है, इसको मानते हैं T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ठीक है। तो ये TC है बेटा, TC पर फर्स्ट टाइम ये प्लेटो रीजन अपीयर हुआ। इसके ऊपर जो गैस है, यहाँ पे देखो जो ग्रीन लाइन है या फिर जो रेड लाइन है, वहां पर प्लेटो रीजन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर टेम्परेचर पर कर्व है उसको तुम लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, तुम इसको लिक्विड स्टेट में नहीं ला पाओगे। ओनली अप्लाइंग द प्रेशर, तुम प्रेशर को अप्लाई करके हायर टेम्परेचर वाले जो जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस को तुम लिक्विड स्टेट में नहीं ला पाओगे। यहाँ पर जाओ, इसका मतलब जो गैस है, सर इसको हम क्यों नहीं ला पाएंगे? ये तो बता रहा हूँ बेटा, ये तो बता रहा हूँ। कर्व का नेचर देखो, हायर टेम्परेचर अगर है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर ये जो लिक्विड प्लस गैस का इक्विलिब्रियम रीजन है वो नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर वाले कर्व पर, है ना। तो इस इक्विलिब्रियम पर आएगा तभी तो लिक्विफाई हो पाएगा। यहाँ पर इस जो तुम्हें शेडेड रीजन दिख रहा है ब्लू कलर का, वहीं पर अगर आएगा कर्व तभी तो लिक्विफाई हो पाएगा। अप्लाई करोगे प्रेशर तो लिक्विड स्टेट में आएगा। इसके ऊपर जो रेड वाला कर्व है, रेड वाला, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो हायर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो आइडियल गैस तरह बिहेव करेगा और आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। जो आइडियल गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, गैस को कूल करोगे, ठंडा करोगे, ठंडा करते करते इस टेम्परेचर अप्लाई टीसी पर। जैसे ही टीसी पर आएगा वैसे तुम प्रेशर अप्लाई करो, टीसी वाला जो गैस है वो लिक्विफाई हो पाएगा, ठीक है। तो जो टीसी टेम्परेचर है उसी को तुम क्या बोलते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। जो टीसी टेम्परेचर यहाँ पर आया जहां पर गैस लिक्विफाई फर्स्ट टाइम स्टार्ट होना शुरू हुआ, ठीक है, उसी को तुम बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ये तुम्हारा हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो होगा क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा तो तुम क्या बोलोगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है क्या है, VC, और ये जो PC क्या है बेटा, दैट इज द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू द TC, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको तुम PC बोलोगे, जो वॉल्यूम होगा उसको तुम VC बोलोगे। तो नीचे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। TC is the maximum temperature at which a gas can be liquefied. That is the temperature above which a gas cannot exist as liquid. तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए गैस को इस टेम्परेचर के नीचे होना चाहिए तभी वो लिक्विफाई हो पाएगा, ठीक है। इसी तुम बोलते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको नोट करोगे, ये इफ लगा, इसको इफ को हटा दो, ठीक है, इफ को हटा दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो।
Tc is the temperature at which a gas can be liquefied. That is from temperature above which a gas cannot exist as liquid. ठीक है। फिर Tc को कैलकुलेट किया गया। जो Tc है, Tc का वैल्यू कितना आएगा? Tc इज इक्वल टू 8A डिवाइड बाई 27 RB। ठीक है, याद रखना 8A डिवाइड बाई 27 RB। A और B क्या है बेटा? वांडर वाल गैस कांस्टेंट। ठीक है, वांडर वाल गैस कांस्टेंट A और B है। R क्या बेटा? गैस कांस्टेंट। ठीक है, याद रहेगा। इस फॉर्मूले को याद करना हर हाल में, क्वेश्चन बहुत पूछता है। मेंस में, एडवांस में हर जगह क्वेश्चन पूछेगा। एनसीईआरटी में है ये, एनसीईआरटी में पूछेगा, स्कूल में भी पूछेगा। ठीक है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा बेटा? प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द टीसी। ठीक है, इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफेक्शन एट टीसी। तो टीसी टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के जो प्रेशर तुम अप्लाई करोगे उसे तुम पीसी बोलोगे। ठीक है, तो पीसी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? इसका वैल्यू तुम्हें याद रखना है। पीसी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 27 RB स्क्वायर। इसको भी याद कर लो। पीसी क्या है? पीसी और टीसी करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको तुम वीसी बोलोगे। एंड वीसी क्या आएगा बेटा यहाँ पर सॉल्व करने पर? वीसी इज इक्वल टू 3B। वीसी इज इक्वल टू 3B। इसका डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। डेरिवेशन तो है इसका, लेकिन तुम्हारे स्कोप के बाहर है, उसको समझना नहीं तुम लोगों को। ठीक है, नोट कर लिया बेटा टीसी, बीसी और पीसी। आगे करेंगे इलस्ट्रेशन हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पर। कैलकुलेट वांडर वाल्स कांस्टेंट ऑफ इथाइलिन। कैलकुलेट वांडर वाल्स कांस्टेंट ऑफ इथाइलिन। टीसी दिया गया है, पीसी दिया गया है, वांडर वाल्स कांस्टेंट तुम्हें निकालना है। निकाल लोगे? टीसी देखो ऊपर दिया गया है 8A डिवाइड बाई 27 RB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीसी इज इक्वल टू 8A डिवाइड बाई 27 RB। पीसी भी दिया गया है, पीसी इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 27 B स्क्वायर। दोनों का वैल्यू दिया गया। टीसी दिया गया 282.8, पीसी दिया गया है यहाँ पर 50 ATM, है ना। तो अब ए और बी का वैल्यू निकालना है तुम्हें। दो इक्वेशन, दो अननोन है यहाँ पर। तो डिवाइड करो, यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें। जैसे तुम डिवाइड करोगे, डिवाइड करते तुम्हें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा, है ना। फिर बी का वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो ए मिल जाएगा। और 3B, जैसे बी मिला बेटा तो उसी तरह तुम्हें 3B कर दोगे तो BC आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ दिया गया है, नोट कर लो। तुम लोगों का टेस्ट भी हुआ था ना मंडे को? यस सर। इसमें कुछ डाउट है तुम लोगों का टेस्ट में? कुछ तुम्हें 41 बता दे। 41 डाउट? अच्छा ठीक है, देख लो पहले लिक्विड स्टेट में क्या पढ़ना है, तुम लोगों को कल पढ़ के आना है। ठीक है, लिक्विड स्टेट थोड़ा देख लो, इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। ठीक है, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो पहले लिक्विड स्टेट पढ़ना है, इसका प्रॉपर्टी देखो, इसका इंपॉर्टेंट है बेटा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी पढ़ना लिक्विड स्टेट में। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो ये 5 प्रॉपर्टी को नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट के। ठीक है, तो इसको तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ कर आओगे। पूरा पूरा एनसीईआरटी ही है ना। एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से दिया गया, एक्सप्लेन किया गया है, तो पढ़ कर आओगे नेक्स्ट क्लास में। तो देख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट आया था लास्ट क्लास ना, यहाँ पे मंडे को तुम लोगों का टेस्ट हुआ था, ये क्लास है।
तो क्वेश्चन नंबर 41, 42, 41. 41. एवरेज स्पीड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। सर इसमें आप आर की वैल्यू क्या लेनी थी हमें? क्या आर का? आर की वैल्यू, आर वैल्यू। आर का जरूरत है यहाँ पर। पाई बाई 8 m बाई आर टी होता है ना। यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं दिया गया है। आर का वैल्यू तो क्या रखोगे यहाँ पर? 8.31 रखोगे ना। सर 8.3 सर 0.08 रखी थी। ये तो गलत हो जाएगा ना, वो एटीएम में है, जबकि तुम यहाँ पे क्या निकाल रहे हो? एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। ये मैंने क्लास में बताया था, एसआई यूनिट यहाँ रखोगे। यहाँ पर तुम क्या रखोगे? एसआई यूनिट जितना है सब, है ना, सबका एसआई यूनिट रखोगे। यहाँ पर तो तुम मास रख रहे हो तो मास में क्या रखोगे? किलोग्राम में रखना है। एसआई यूनिट रखोगे तब तो सही आएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। आर को यहाँ रखोगे 8.31, ठीक है। जूल में यहाँ रखना होगा, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये रखना पड़ेगा। ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट है? सर 27. 27 में दिया गया मिक्सचर कंसिस्टिंग 54 ग्राम ऑफ N2O5 गैस। तो यहाँ पे पूछ रहा है द गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ। तो यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पर डाल्टन लॉ यूज कर लोगे, है ना। तो यहाँ देखो 3 गैस दिया गया। पहला है नाइट्रोजन N2O5, N2O5 दिया गया है 54 ग्राम। दूसरा गैस दिया गया है NO, ठीक है। जो NO गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स दिया गया 1.2044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। और फिर थर्ड गैस दिया गया है, थर्ड गैस 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2O। N2O दिया गया 0.2 ग्राम। एक और गैस है क्या? नाइट्रोजन में दिया गया N2, नाइट्रोजन दिया गया है 0.1 मोल, ठीक है। तो क्या करना है, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ पर नंबर मोल्स N2 है, N3 है, N4 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा NT, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यहाँ प्रेशर दिया गया है 760 टॉर। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 atm हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर 1 atm हो गया। टेम्परेचर कुछ दिया गया होगा, टेम्परेचर 300 केल्विन होगा, ठीक है। तो यूज करोगे PV = nRT। तो यहाँ पे जो N है वो NT हो जाएगा। यहाँ पे जो तुम NT निकाल रहे हो ना, वो NT रख दोगे यहाँ पर, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर 1 atm रख दोगे, R का वैल्यू रखोगे 0.081 और T का वैल्यू 300 केल्विन। तो आ जाएगा आंसर यहाँ से। किया था इस तरह से। ओके सर। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 48। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलो। बस सर को बताना सर, बेटा कोई लीव नहीं करेगा, मेरे को ना कुछ अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है सर, क्लास के बाद, ठीक है। थैंक यू सर। आगे देखना बेटा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस। एक क्वेश्चन है ना, 5 ग्राम एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन तो यही है ना। यस सर। एंड 740 mm प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा एसिटिलीन का? C2H2। C2H2। इसका मास दिया गया है 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया, ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या यहाँ पर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाई P, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर कितना दिया गया है, 740 mm प्रेशर। तो 740 डिवाइड बाई 760 हो जाएगा एटीएम में, प्रेशर हो जाएगा एटीएम बेटा। एटीएम में कन्वर्ट कर लिया तुमने mm को, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, टेम्परेचर यहाँ पर कुछ दिया गया है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 50 कर दोगे, टेम्परेचर आ जाएगा। आर कब रखोगे, 0.0821, ठीक है। और एन का वैल्यू तुमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, एन का वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। सर 5 लीटर आ रहा था मेरा। तो 5.235 लीटर तो ठीक ही है। एग्जैक्ट 5 आ रहा है तुम्हारा, सर वॉल्यूम 5 आ रहा था, 5 लीटर। तो 5 के आसपास तो है, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, देख लो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, C28, इसका मोलर मास क्या होगा, 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 कितना, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस 50, तो 323, ठीक है। डिवाइड बाई प्रेशर यहाँ पर है 740 डिवाइड बाई 760, तो 760 यहाँ पर जाएगा न्यूमरेटर में, ये 26 यहाँ पर जाएगा डिनोमिनेटर में। तो सॉल्व कर यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, देख ले रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 बोलते जाना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 323 मल्टीप्लाइड बाई 760, ठीक है, डिवाइड बाई 740 डिवाइड बाई 26, तो ये आंसर आ जाएगा। 5.23 तो आ रहा है बेटा, कैसे तुम बोल रहे हो 5 आ रहा है? सर फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछो बेटा, जो श्योर बेटा वही पूछो जिसमें डाउट हो तुमको एक्चुअल, ठीक है। ओके। और कोई डाउट है? तो सर 49 49। A spherical balloon of 21 centimeter diameter to be filled up with a hydrogen at NTP from the cylinder containing 20 atmosphere and 27 degrees Celsius. The cylinder can hold 2.82 liter of water. Calculate the number of balloons that can be filled up. तो क्या बेटा नहीं हो पा रहा तुमसे? तो तुम्हें यहाँ पर देखना है कि एक बैलून में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है ना, और टोटल सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। देखो यहाँ पर तुमने एक गैस का सिलेंडर ले लिया, इस तरह से गैस का सिलेंडर है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया, कितना नंबर ऑफ मोल्स है, और एक बैलून में कितने नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हें निकालना होगा। तो ये NT हो गया, ये N हो गया। तो नंबर ऑफ बैलून कैसे निकालोगे, जो नंबर ऑफ बैलून से क्या कैसे होगा बेटा, NT डिवाइड बाई N, ये कर दोगे तो आ जाएगा, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ दिया स्फेरिकल बैलून आप 21 सेंटीमीटर, जो बैलून है यहाँ पर स्फेरिकल बैलून है, इसका रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लोगे इस बैलून का। सो वॉल्यूम ऑफ बैलून कैसा होगा, 4/3 बाई r³। ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ बैलून, मैं VB कर दे रहा हूँ, ठीक है, VB। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून हो जाएगा, ठीक है। फील्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस भर रहे हो और NTP पर भर रहे हो, NTP। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर 273, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर यहाँ पर 1 atm, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया वॉल्यूम VB, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू PV डिवाइड बाई, क्या होगा बेटा, PV डिवाइड बाई RT, ये होगा। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन बैलून में, NB लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन 1 बैलून। तो एक बैलून में इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, निकाल लिया, रिलेशन नंबर 1 हो गया। अब सिलेंडर में कितना गैस मॉलिक्यूल, उसको तुम्हें निकालना होगा। जो सिलेंडर है, देखो सिलेंडर दिया गया है, कंटिन्यूस सिलेंडर, गैस 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर जो सिलेंडर है उसका प्रेशर दिया गया है 20 atm, ठीक है।
टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम देखो कितना है बेटा, 2.82 लीटर दिया गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तुम यहाँ से निकाल लोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जाएगा पीवी डिवाइड बाई आरटी, यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर तुम रखोगे ये वाला, टेम्परेचर यहाँ पर रखोगे 300 केल्विन, वॉल्यूम ये रखोगे तो ये एनटी आ जाएगा। तो एनटी डिवाइड बाई एनबी कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ बैलून दैट कैन बी फिल्ड बाई दिस सिलेंडर, ठीक है। Yes, sir. किसी ने किया, आया आंसर किसी का? यस ओके, करना, अगर नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा। मैंने एक बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि एक बैलून का तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, सिलेंडर में रोल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बैलून्स आ जाएगा, कितने बैलून से फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हर सर, एक मिनट, कुछ अनाउंसमेंट है, अभी जाना नहीं किसी को। हर्ष सर, हर्ष